बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो ऐसी फिनोमिना जिसके अंदर किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो, तो ऐसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमने उसमें देखा था कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ के इंड्यूस होने की जो वजह है वो चेंज ऑफ फ्लक्स है, उसकी वजह फ्लक्स नहीं है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है या जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो डिपेंड किस पे करता है बेटा। तो वहीं से आगे इसको शुरू करते हैं बेटा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट जो होता है बेटा, इंड्यूस्ड करंट, और इसका मैकेनिज्म हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह से एक कॉइल है, इस कॉइल के साइड में अगर मैग्नेट रखते हैं और इस मैग्नेट के मूव करने की वजह से इस तरह से फ्लक्स चेंज होता है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो बेटा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये डिपेंड किन चीजों पे करती है। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है बेटा वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे और दूसरा डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो जाहिर है फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगी। कल हमने किया था ना कि नंबर ऑफ टर्न्स से क्या चेंज होता है, फ्लक्स लिंकेज। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगी और ज्यादा फ्लक्स उसके अंदर होगा। और जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, number of turns and rate of change of flux। नंबर ऑफ टर्न्स पे और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है। अगर किसी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और उसके रेट ऑफ चेंज आपका मकसद है फ्लक्स कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जनरेटर होता है, उसको जब हम स्टार्ट करते हैं उसकी कॉइल रोटेट करती है और उसमें फ्लक्स चेंज होता है। अगर वो तेजी के साथ रोटेट करेगी तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा ईएमएफ बनती है। और अगर वो स्लोली रोटेट करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा और कम ईएमएफ बनेगी। तो जो ईएमएफ होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे और दूसरा डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। ठीक है, लेकिन ये ईएमएफ डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे। अब ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड क्यों नहीं करती बेटा? देखिए, ये ईएमएफ होती है वर्क पर यूनिट चार्ज। अगर आपके पास एक आयरन की कॉइल है और दूसरी आपके पास कॉपर की कॉइल है, आप उसके अंदर अगर फ्लक्स इक्वली चेंज करते हो
तो बेटा आपने जब नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम हो, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आयरन की कॉइल के अंदर है उतने कॉपर की कॉइल के अंदर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी सेम है, तो मीन्स आपने तो वर्क सेम किया। आपने इनपुट तो दोनों को सेम दिया, तो ईएमएफ दोनों के अंदर इक्वल इक्वल पैदा होगी, लेकिन करंट सेम नहीं होगा, क्योंकि करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। करंट ईएमएफ और रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप एक बैटरी ले 12 वोल्ट की, उसको आयरन की वायर के साथ भी कनेक्ट करें, उसको कॉपर की वायर के साथ भी कनेक्ट करें, बैटरी वही है 12 वोल्ट की, ईएमएफ तो सेम है, कॉपर के लिए भी वही सेम है, आयरन के लिए भी वही सेम है, लेकिन आयरन के अंदर कम करंट फ्लो करेगा और कॉपर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो करंट जो होता है ना वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ईएमएफ एनर्जी है, वो उस बाहर के फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, वो तो आप सेम कर रहे हैं। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, तो भले दो डिफरेंट मेटल्स की कॉइल्स हो, उसमें ईएमएफ जो बनेगी वो मोस्टली सेम बनेगी। तो आप कहोगे बेटा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ does not depend upon resistance of coil। ठीक है, जबकि करंट डिपेंड्स upon resistance of coil। ईएमएफ जो होती है बेटा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, जबकि करंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है बेटा। अगर दो डिफरेंट मेटल्स की कॉइल्स के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर डिफरेंट होगा, सेम होगा, तो ईएमएफ तो सेम होगी, लेकिन करंट दोनों के अंदर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद है बेटा हमारे पास फैराडे के लॉज है बेटा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन बेटा। फैराडे के लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। अब फैराडे का लॉ क्या कहता है बेटा, फैराडे के दो लॉ है बेटा, ठीक है, और दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बेटा, डील्स विथ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेटा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना बनता है, ये इसके बारे में डिस्कस करता है। डज नॉट डील्स विथ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन पे डिपेंड, ये डायरेक्शन से डील नहीं करता, डायरेक्शन से डील करता है लेंज़ेस लॉ। अब ये दो लॉज है बेटा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा लिखने मेरा। पेज नंबर है बेटा 131 पेज पे, 131 पेज पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा। इसका पहला लॉ है बेटा, समझिएगा लॉ को। An EMF is induced in a coil through which the magnetic flux is changing।
बेटा क्लियरली कहा गया है कि ईएमएफ किसी भी कॉइल में तब बनेगी जब उस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। ईएमएफ फ्लक्स की वजह से नहीं बनती। बेटा जनरेटर की जो डायनमो है जनरेटर का, उसके अंदर मैग्नेट भी है कॉइल भी है, उसमें हर वक्त फ्लक्स होता है कॉइल में, क्योंकि वो कॉइल और मैग्नेट साथ हैं जनरेटर के अंदर लगे हुए। लेकिन उसमें आपको ईएमएफ नहीं मिल रही होती हर टाइम। जब आप जनरेटर को चलाते हो, जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ मिलती है आपको, अदरवाइज जब वो बंद होता है तो फ्लक्स कांस्टेंट मीन्स ईएमएफ फ्लक्स की चेंज की वजह से बनती है। The EMF lasts so long as the change of flux is in progress, कि जब तक किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता रहेगा ईएमएफ बनती रहेगी। and becomes zero as soon as the flux through the coil becomes constant, कि जब कॉइल में फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो ईएमएफ बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि ईएमएफ फ्लक्स की वजह से नहीं बनती, ईएमएफ फ्लक्स की चेंज की वजह से बनती। अब दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ आपको फार्मूला देता है, ठीक है। अब ये सेकंड लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, the magnitude of induced EMF depends only upon the number of turns, ठीक है, only number of turns and the rate of change of flux linked with the coil, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब और फ्लक्स पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। तो ये लॉ कहता है, इसका फार्मूला भी हमें देता है, ये लॉ कहता है बेटा कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। बेटा ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, चेंज in flux with respect to the time n into phi। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंजिंग वेरिएबल चीज कौन सी है, फाई, तो ये d अपॉन डी टी फाई के साथ आएगा, कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, इसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, डी फाई अपॉन डी टी कहेंगे। d upon dt phi या d phi upon dt means change in flux with respect to time, के टाइम के साथ फ्लक्स के अंदर क्या चेंज होता है, ये होता है। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं इस लॉ के, इस फार्मूले के दो हिस्से हैं। ये फेराडे का लॉ है, ये हमें फेराडे का लॉ बताता है, और ये जो निगेटिव साइन होती है ना बेटा, ये निगेटिव साइन लेंजेस लॉ है बेटा, ये लेंजेस लॉ की वजह से आती है, जो हमारे नेक्स्ट जो है वो इसमें है बेटा, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा सेक्शन है उसके अंदर ये होती है बेटा। तो ये हो गए हमारे पास बेटा फेराडे के लॉस। फेराडे के लॉस सिंपली हमें ये बताते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, और दूसरा तब तक ईएमएफ बनती रहेगी जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जब फ्लक्स की चेंज बंद हो जाएगी तो ईएमएफ बंद हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये बात बेटा ध्यान में रखिएगा। अब बेटा आपको पता है कि करंट होते हैं दो, एक होता है एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। एसी करंट का मकसद है वो करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और डीसी का मकसद है वो करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। अब हम ये देखेंगे कि जब किसी भी कॉइल के अंदर इंडक्शन होती है, जब किसी भी कॉइल के अंदर इंडक्शन होती है, फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल के अंदर करंट एसी बनता है या डीसी बनता है, ठीक है।
इस चीज को देखते हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एसी करंट किसको कहते हैं, डीसी करंट किसको कहते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं बेटा डीसी। ये बेटा चीजें आगे भी आती रहेंगी, इंडक्शन के अंदर इनका गहरा रोल होता है बेटा। ये आप कहोगे बेटा, ये जो होता है बेटा डीसी का मकसद है डायरेक्ट करंट बेटा। अब ये डीसी क्या होता है बेटा, बेटा ये डीसी पल्सेटिंग भी हो सकता है, स्टेडी भी हो सकता है। अब पहले इसको समझें कि पल्सेटिंग क्या होता है और बेटा स्टेडी क्या होता है। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक रेजिस्टर है बेटा, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है बेटा, और इस रेजिस्टर को हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से बेटा। ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया बेटा। ये डीसी, बैटरी इज सोर्स ऑफ डीसी बेटा, बैटरी सोर्स ऑफ डीसी है बेटा। बैटरी हमेशा डीसी करंट देती है, ठीक है, बैटरी इज सोर्स ऑफ डीसी बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि यूपीएस के अंदर बैटरी ही लगी होती है, लेकिन वो तो एसी देती है। बैटरी एसी नहीं देती, उसके साथ जो इन्वर्टर लगा होता है ना वो एसी बना देता है। बैटरी डीसी ही देती है, इन्वर्टर के अंदर डीसी आता है और आउटपुट में इन्वर्टर उसको एसी बना देता है। जैसे मोबाइल फोन का चार्जर होता है, इसके अंदर इनपुट एसी होता है, ये आउटपुट के अंदर रेक्टिफायर है तो ये आउटपुट के अंदर डीसी कर देता है उसको। तो बेटा ये अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव। अब यहाँ से चार्जेस इस तरह निकलेंगी और ये चार्जेस इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो करंट का डायरेक्शन ऑलवेज होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, यूनी डायरेक्शनल होगा। तो ऐसा करंट जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये इस तरह फ्लो कर रहा है तो कंटिन्यूअसली इस तरह करे, मींस ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे बेटा, डीसी कहेंगे। अब ये डीसी पल्सेटिंग भी हो सकता है और ये स्टेडी। अब स्टेडी क्या होता है, स्टेडी का मकसद है ऐसा करंट जो कंटिन्यूअसली एक जैसा हो। जैसे देखें आप इसको, मेरे हाथ की मूवमेंट को देखें बेटा, ये मेरा हाथ है, आप समझें कि ये डीसी करंट है, ये इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के एक ही स्पीड से जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब डीसी के अंदर जो चार्जेस फ्लो करें वो इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इस तरह से जाएं, तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, स्टेडी डीसी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये डीसी चार्जेस इस तरह आए, रुके, फिर आए, फिर रुके, इस तरह से रुक रुक के अगर चार्जेस चले तो ऐसे डीसी को हम क्या कहेंगे, ऐसे डीसी को पल्सेटिंग डीसी कहेंगे। डीसी चाहे स्टेडी हो, डीसी चाहे पल्सेटिंग हो, चार्जेस को मूव एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मीन्स ये स्टेडी है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रुक रुक के इस तरह से रुको और फिर चलो इस तरह से, देखिए डायरेक्शन मेरा वही है, लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि मैं रुक के चल रहा हूं, तो इसको हम कहेंगे पल्सेटिंग डीसी, जो झटके देके जा रहा है। मींस करंट के अंदर झटके होते हैं, ठीक है। तो झटके का मकसद ये नहीं होता कि डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन वही होता है, लेकिन उसमें क्या, जैसे ट्रैफिक होती है ना बेटा, आप देखिए रोड जब खुला हुआ है तो गाड़ी एक ही रफ्तार से सेम डायरेक्शन में जा रही होती है। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम हो तो गाड़ी जाती उसी डायरेक्शन में, लेकिन मूव करती है, रुकती है, मूव करती है, रुकती है, यही हिस्सा होता है। तो अगर इस तरह से रुकती हुई चार्जेस एक ही डायरेक्शन में जाएं तो वो पल्सेटिंग डीसी।
लेकिन अगर वो स्मूथली एक ही डायरेक्शन में जा रही है वो स्टेडी डीसी। डीसी स्टेडी भी हो सकता है और डीसी पल्सेटिंग भी। कब होता है, कैसे होता है, ये 16 चैप्टर की बातें। तो अब ये पल्सेटिंग भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। लेकिन एसी क्या होता है? एसी हमेशा पल्सेटिंग होता है। ठीक है, अब एसी क्या होता है इसको समझे बेटा। तो ये आप कहेंगे बेटा एसी, एसी को हम कहते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेटा, आपका जो नया बुक आ रहा है बेटा उसके अंदर ये अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर्स शामिल हैं, लेकिन आपका बुक आ नहीं। ठीक, इस सूबे के अंदर जो सबसे कांस्टेंट चीज रही है ना वो फिजिक्स का बुक रहा है बेटा। 1948 का लिखा हुआ है। ठीक है, और इस सूबे वाले नहीं चाहते कि हम अपना ये जो है वो असासा चेंज करें। ठीक है, केमिस्ट्री कई बार चेंज हुई, बायोलॉजी कई बार चेंज हुई, अभी रिसेंटली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अंग्रेजी सब चेंज हो गए। लेकिन फिजिक्स का उन्होंने सिर्फ आउटलाइंस दी कि फिजिक्स हम ऐसी देंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है इसीलिए। ठीक है, लास्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर देंगे, अब हम सुन रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर देंगे, लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि लिखेगा कौन? मसला ये है। चले लिखने वाले कॉपी पेस्ट कर लेंगे, पढ़ाएगा कौन? मसला ये है। तो आप समझ सकते हैं अपना स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का, कि जो लिखने वाले हैं ना वो लिखना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, कोई कमेटी वगैरह बनी होगी जिसको कहा गया होगा भाईजान बुक बना के दे दे, तो वो जो बुक बनाने वाले हैं ना उनको जो आउटलाइंस दी गई है कि ये आप चीजें बना के हमें दे, तो वो आउटलाइंस ऐसी है कि बनाने वाले शायद बन नहीं रहा। बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट ये होता है बेटा इस तरह से, देखिए बेटा, सपोज करें ये एसी सोर्स की निशानी है बेटा, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है बेटा, ये इस तरह से एसी की जो है वो निशानी है बेटा। अब ये करंट कैसे होता है? इसमें ये होता है बेटा कि इसमें पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, ये नेगेटिव बेटा। पहले क्या होती है, चार्जेस पॉजिटिव से निकल के ऐसे जाती है बेटा, इस तरह से, इस तरह से बेटा ये चार्जेस मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। मीन्स ये करंट किस तरफ होता है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है बेटा ये। ठीक है, मीन्स पहले करंट इस तरह से जाता है बेटा। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जो सोर्स है ना ये अपनी पोलरिटी चेंज करेगा। अब ये चार्जेस को फिर इधर भेजेगा। आप ये कह लें कि ये जो एसी सोर्स होता है पहले एक डायरेक्शन में करंट भेजता है, फिर दूसरे। मींस पहले इस तरह करंट भेजेगा, फिर ये इस तरह करंट भेजेगा, इस तरह से कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह जाएंगे, वापस आएंगे, इस तरह जाएंगे। मींस इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं इस तरह से। तो ऐसा करंट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से वाइब्रेट करे ना, इस तरह से, इस रेजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से वाइब्रेट करे, तो ऐसे करंट को क्या कहा जाता है? करंट को कहा जाता है एसी। और एसी सोर्स की पोलरिटी चेंज होती है, पहले एक साइड पॉजिटिव होती है और करंट पॉजिटिव नेगेटिव जाता है। इसके पॉजिटिव थी नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो कंटिन्यूअसली करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। तो जिस कंडक्टर के अंदर एसी करंट होता है उसमें चार्जेस ऐसे कर रही होती है, ठीक है, और जिसमें डीसी होता है उसमें चार्जेस हमेशा
एक ही डायरेक्शन में उनका नेट फ्लो हो रहा होता है, जबकि एसी के अंदर नेट फ्लो नहीं होता, वाइब्रेटरी मोशन होती है ना बेटा। वाइब्रेटरी मोशन में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, चार्जेस वही होती हैं। इस तरह से वायर पूरे कंडक्टर के अंदर जब एसी होता है तो चार्जेस वाइब्रेट कर रही होती है, जब डीसी होता है तो बिल्कुल पानी की तरह फ्लो हो रहा होता है। तो एसी और डीसी में ये फर्क है बेटा, ठीक है। एसी, अब देखें, जब ये चार्जेस इस तरह जाएंगी वापस आएंगी तो क्या ये स्टेडी हो सकता है? ये तो स्टडी होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक तरफ जाएगी फिर जीरो होगी, फिर डायरेक्शन जैसे वाइब्रेटरी मोशन होती है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, फिर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पे जीरो, फिर मीन पे मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पे जीरो, तो उसकी तो स्पीड चेंज हो रही होगी। तो मीन्स ये क्या होगा? ये पल्सेटिंग करंट होता है। एसी जो होता है ये क्या होता है बेटा? एसी पल्सेटिंग करंट होता है बेटा। ये जो होता है बेटा ये पल्सेटिंग करंट होता है। एसी जो होता है बेटा ये पल्सेटिंग करंट होता है। अब इसकी एक और बात भी याद रखिएगा। सपोज करें बेटा कि ये एक रेजिस्टर है बेटा और इसमें एक सोर्स है बेटा, एक एसी सोर्स है। अब एसी सोर्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा पीक वैल्यू, मीन्स वो ज्यादा से ज्यादा कितना करंट दे सकता है। आप सपोज करें ये सोर्स, इसकी पीक वैल्यू कितनी होती है बेटा? ये हो जाती है बेटा, आप ये कह लें कि ये है 1 एम्पियर। मीन्स ये ज्यादा से ज्यादा कितना देगा? 1 एम्पियर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर वक्त 1 एम्पियर देगा। जैसे वाइब्रेटरी मोशन होती है, हम कहते हैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये तो नहीं उसकी हर वक्त 10 मीटर पर सेकंड। उसकी 10 मीटर कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे होती है। जब वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होता है तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 होती है। जब वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो 10 से बढ़ के 0 होगी, मीन्स उसकी हर वक्त स्पीड 10 नहीं होगी। तो ये करंट जो होता है इसकी अगर पीक वैल्यू 1 एम्पियर है, इसका मकसद है ये जब किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा होगा हर वक्त 1 एम्पियर नहीं होगा। ये किस तरह से फ्लो करेगा इसको देखें। ये देखें, यहां से सपोज करें ये पॉजिटिव बना नेगेटिव बना, तो ये करंट क्या होगा? 0 से बढ़ेगा, 0 से बढ़ के 0.5 होगा, 0.5 से बढ़ के 1 होगा। मीन्स 0 से बढ़ के 1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3, मीन्स 0 से बढ़ के 1 होगा। और फिर क्या होगा? 1 से कम होगा, 1 से कम होके 0 होगा और फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा? 0 से बढ़ के 1 होगा और फिर 1 से कम होके क्या हो जाएगा? 1 से कम होके 0 होगा। मीन्स अगर इस सोर्स को 1 एम्पियर करंट देना है, पहले 0 से बढ़ के 1 होगा, फिर 1 से बढ़ के 0 होगा, फिर 0 से बढ़ के 1 होगा, फिर 1 से कम होके 0 होगा। तो ये पल्सेटिंग करंट होता है, ठीक है। तो ऐसा करंट जो कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है सर्किट के अंदर, ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं बेटा? एसी कहते हैं। तो इसका मकसद है ये वाइब्रेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी होती है और एसी करंट की भी फ्रीक्वेंसी होती है। पाकिस्तान के अंदर ये फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज होती है। टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया था बेटा, ये एंट्री टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 to 60 हर्ट्ज इन पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया में भी यही है बेटा, ठीक है। इंडिया में नहीं लिख रहा बेटा, पाकिस्तान लिख दिया, काफी है बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 to
60 हर्ट्ज है बेटा, ठीक है। ये इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन 50 से 60 बार अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो ये हुआ एसी। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे हमारा एसी डीसी पढ़ने का मकसद क्या था बेटा। देखिए, जब किसी भी कॉइल के अंदर इंडक्शन होती है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नोट इन इंडक्शन एसी इज प्रोड्यूस्ड बेटा। इंडक्शन के अंदर हमेशा एसी प्रोड्यूस होता है बेटा। जब किसी भी कॉइल के अंदर इंडक्शन होती है ना, तो इंडक्शन के अंदर जो कॉइल के अंदर ईएमएफ बनती है, जाहिर सी बात है अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो ईएमएफ का भी होगा ना। करंट को ड्राइव कौन करता है? करंट का ड्राइवर जो होता है वो ईएमएफ है। अगर आपके बस इधर जा रही है, वापस बस आ रही है, आप कहें कि ड्राइवर का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बस का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। मैंने जे के देखो नालायक उस्ताद नालायक हो तो शागिर्द नालायक, हर बार होने के पर्सनल ना उठ जाओ। तो देख तो देख तो आप इस तरह से कहेंगे कि जो ईएमएफ होती है वो ड्राइवर है, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो ईएमएफ का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अगर एसी करंट अगर अल्टरनेटिंग है तो ईएमएफ भी क्या होगी बेटा? अल्टरनेटिंग होगी। अब इसको देखें ये इंडक्शन के अंदर कैसी होती है बेटा। देखें, सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक कॉइल है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करें बेटा ये हमारे पास कॉइल है और इसके ये बेटा इस तरह से ये मैं इसके जो है वो टर्न्स बनाता हूं बेटा इस तरह से। देखिए बेटा, अगर ये कॉइल है और इसको हम लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, देखिए सपोज करें बेटा यहाँ से हम एक मैग्नेट ले आ रहे हैं, बार मैग्नेट बेटा। अब लेंजेस ला हमने यहाँ पे तो नहीं पढ़ा, लेकिन आप एंट्री टेस्ट के हो तो आपने लेंजेस ला पढ़ ही लिया होगा, इतना तो आपको पता है बेटा। देखिए बेटा, अगर हम इसको मैग्नेट को इस तरफ ले आएंगे बेटा, तो हम किसको लेके आ रहे हैं बेटा? नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं बेटा। नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं कॉइल की तरफ, और फ्लक्स क्या होगा बेटा? फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो फेराडे का लॉ क्या कहता है? फेराडे का लॉ कहता है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट बनेगा। अगर करंट बनेगा तो ये कॉइल खुद क्या बन जाएगी बेटा? इस कॉइल के अंदर अगर करंट बनेगा तो ये कॉइल खुद क्या बनेगी? मैग्नेट बनेगी। अब अगर ये कॉइल मैग्नेट बनेगी तो लेंजेस लॉ कहता है कि ये कॉइल नॉर्थ की तरफ अपना नॉर्थ बनाएगी। लेंजेस लॉ क्या कहता है? अगर नॉर्थ इस तरफ आ रहा है तो ये कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो कॉइल का ये वाला हिस्सा क्या बनेगा? ये वाला हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो सपोज करें ये कॉइल का ये वाला हिस्सा नॉर्थ बना, और कब बना? जब ये मैग्नेट इस तरह आ रहा है। अब अगर ये नॉर्थ बना तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? आप ये लोगे, ये राइट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे बेटा। ये मैंने आपको कहा था ना कॉइल के लिए, आप ये थंब किस तरफ जाता है? थंब जाता है नॉर्थ में। अब आप थंब को नॉर्थ में कर दे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ये होगा, क्योंकि फिंगर्स किस डायरेक्शन में जाती? करंट। तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा, और यहाँ से करंट आएगा और ये इस तरह से करंट इसमें इस तरह करंट फ्लो करेगा बेटा, ठीक है। अब सेम कॉइल है, देखें, अब सेम कॉइल है, मैं सेम कॉइल बनाता हूं। देखिए सेम कॉइल को यहाँ पे बनाते हैं बेटा। देखिए वही सेम कॉइल है बेटा,
ये लोड रेजिस्टेंस है बेटा, ये लोड रेजिस्टेंस, ठीक। अब अगर मैग्नेट को हम देखते हैं बेटा, ये देखें, अब अगर ये नॉर्थ अवे जाएगा, सपोज करें अब मैग्नेट को हम अवे ले जा रहे हैं, पहले टूवर्ड्स ले आ रहे थे, अब क्या ले जा रहे हैं बेटा, इसको अवे लेके जा रहे हैं। अब अवे ले जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, फ्लक्स कम होगा, टूवर्ड्स ले आने से फ्लक्स बढ़ेगा, अवे ले जाने से फ्लक्स क्या होगा, कम। तो हमने ये नहीं कहा कि बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ बढ़ने से भी इंड्यूस होगी, ईएमएफ कम होने, क्योंकि फ्लक्स बढ़ना भी चेंज है और फ्लक्स कम होना चेंज है। देखें अब लेंज़ेस लॉ क्या कहता है, लेंज़ेस लॉ कहता है अगर ये मैग्नेट इस तरह से मूव करता है बेटा, अगर मैग्नेट इस तरह मूव करता है तो ये क्या बन जाएगा, साउथ बनेगा बेटा। लेंज़ेस लॉ कहता है अगर नॉर्थ अवे मूव करेगा तो ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। अगर ये साउथ बन जाएगा तो ये क्या बनेगा बेटा, नॉर्थ। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, थंब किस तरफ जाएगा, थंब तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। अगर थंब नॉर्थ की तरफ जाएगा तो अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ से करंट इस तरह से आएगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। मींस जब आप मैग्नेट को इस तरह से मूव करवाओगे तो करंट पहले इस तरफ बन रहा था, अब किस तरफ बन रहा, इस लोड रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले टुवर्ड्स लेफ्ट था, अब किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट। तो इंडक्शन के अंदर जब फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज होगा ना तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर इंक्रीज फ्लक्स से करंट टुवर्ड्स लेफ्ट है तो डिक्रीज से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट। अगर इंक्रीज से टुवर्ड्स राइट है तो डिक्रीज से क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट है। मींस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं, पल्सेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये एसी बनता है बेटा, और ये जो इंडक्शन होती है ना इसमें हमेशा एसी बनता है, डीसी नहीं बनता, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे सेल्फ और म्यूचुअल इफेक्ट।